हेलो और वेलकम टू बिहार मैटर्स। आज के इस नए सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और डीप टॉपिक कवर करने वाले हैं। जी बिल्कुल। हमारे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी, बीएसएससी या फिर रेलवे और टीचर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का ये लेक्चर बहुत काम का होने वाला है। हाँ, क्योंकि आज का हमारा जो मिशन है वो 2024 से 26 के बीच के जो प्रमुख वैश्विक पुरस्कार और सम्मान हैं, उनका एक इन डेप्थ एनालिसिस करना है। देखिए, भारी मात्रा में डेटा मौजूद है, लेकिन हमें सिर्फ नाम और कैटेगरीज को रटना नहीं है। एकदम सही बात है, क्योंकि पुरस्कार मतलब केवल एक ट्रॉफी नहीं होती है। ये बताते हैं कि आज एक समाज के रूप में हम कला, विज्ञान, शांति और नवाचार में किस चीज को सबसे ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। बिल्कुल। और आगे बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को ये भी स्पष्ट कर दूं कि इस चर्चा में कुछ ऐसे राजनीतिक या विवादास्पद संदर्भ आ सकते हैं, जैसे कुछ फिल्में या शांति पुरस्कार। तो हमारा उद्देश्य किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि केवल निष्पक्ष रूप से फैक्ट्स और जूरी के तर्कों का विश्लेषण करना है। जी, हमें पूरी तरह से तटस्थ रहकर अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझना है। तो चलिए फिर मानव मेधा के शिखर यानी नोबेल पुरस्कार 2025 से आज की क्लास शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्र से। इस बार का नोबेल 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है। हाँ, इसमें अमेरिका की मेरी ई बुनको और फ्रेड राम्सडेल शामिल हैं और उनके साथ जापान के शिमोन साकागुची का नाम भी है। बिल्कुल। और इन्हें ये जो सम्मान मिला है वो पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस की खोज के लिए मिला है। अब इस जटिल शब्द को समझने के लिए मैंने एक एनालॉजी सोची है जो स्टूडेंट्स को आसानी से याद रहेगी। जी बिल्कुल, बताइए। एनालॉजी से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो कल्पना कीजिए कि हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे देश की एक बेहद मुस्तैद सेना की तरह है। इसका जो प्राइमरी काम है वो बाहर से आने वाले घुसपैठियों मतलब वायरस या बैक्टीरिया से लड़ना है। हाँ, वो तो है। लेकिन कभी कभी ये सेना इतनी आक्रामक हो जाती है कि वो गलती से अपने ही नागरिकों पर यानी शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं पर ही हमला कर देती है। तो ये जो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की खोज है ना, ये ऐसा है जैसे इस सेना को एक विशेष ट्रेनिंग देना कि अपनी ही कोशिकाओं को कैसे पहचाना जाए। ये तुलना इस पूरे मैकेनिज्म को बहुत अच्छी तरह से समझा देती है। देखिए, जब ये टॉलरेंस या सहनशीलता का तंत्र फेल हो जाता है, तभी ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं, जैसे कि गठिया या फिर टाइप 1 डायबिटीज। अच्छा, मतलब शरीर खुद अपना दुश्मन बन जाता है। कि ये विफलता क्या है, बल्कि उन्होंने उस बारीक मॉलिक्यूलर प्रोसेस को डिकोड किया है जो इस इम्यून सेना को शांत रखती है। ये खोज इसलिए इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बीमारियों के सिर्फ लक्षणों को नहीं बल्कि मूल कारण को ठीक करने का रास्ता खोलती है। सच में ये जीवन बदलने वाली खोज है। खैर, अब भौतिकी यानी फिजिक्स के नोबेल की तरफ मुड़ते हैं। यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी साइंस फिक्शन दुनिया में आ गए हैं। हाँ, इस बार का फिजिक्स का नोबेल भी 3 लोगों को मिला है। ब्रिटेन के जॉन क्लार्क, फ्रांस के मिशेल एच डेवोरेट और अमेरिका के जॉन एम मार्टिनेस। बिल्कुल, और इनके शोध का विषय है इलेक्ट्रिकल सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम ऊर्जा परिमाणीकरण और मैकेनिकल टनलिंग। मतलब इसको एक सांस में बिना अटके बोल पाना ही अपने आप में एक उपलब्धि है। नाम वाकई बहुत टेक्निकल है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान एकदम जादुई है। क्वांटम फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे क्वांटम टनलिंग कहते हैं। हाँ, इसके बारे में थोड़ा आसान भाषा में समझाइए स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, सरल शब्दों में मान लीजिए कि आपके सामने एक बहुत ऊंची और मजबूत दीवार है। अब क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि जब तक आपके पास उस दीवार को तोड़ने या फांदने की ऊर्जा नहीं है, तब तक आप पार नहीं जा सकते। जी। लेकिन क्वांटम लेवल पर एक कण बिना उस दीवार को तोड़े सीधे उसके आर पार एक टनल या सुरंग बनाकर निकल सकता है, जैसे कोई भूत किसी बंद दरवाजे के आर पार चला जाए। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, क्वांटम मैकेनिक्स की ये जो अजीब नियम है, ये केवल परमाणुओं या इलेक्ट्रॉनों जैसे अति सूक्ष्म स्तर पे ही लागू होते हैं। तो इस नई खोज में अलग क्या है? नया यही है कि इन वैज्ञानिकों ने इस टनलिंग प्रभाव को मैक्रोस्कोपिक यानी बड़े इलेक्ट्रिकल सर्किट के स्तर पर सफलतापूर्वक दिखा दिया है। ये ऐसा है जैसे उस क्वांटम जादू को लैब से निकालकर रोजमर्रा के सर्किट बोर्ड पर उतार दिया हो। अरे वाह! तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में जो क्वांटम कंप्यूटर या अल्ट्रा फास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स बनेंगे, जी, उसमें डेटा बिना ऊर्जा खोए ट्रांसफर हो सकेगा। बिल्कुल। ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की पूरी नींव ही बदल देगा। इसी तरह के एक और व्यावहारिक समाधान की ओर हमारा रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का नोबेल भी इशारा करता है। जी, इसमें जापान के सुसुमु कितागावा, ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबसन और जॉर्डन के उमर एम यागी को
मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क या MOF के विकास के लिए नोबेल दिया गया है। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। मुझे तो ये किसी तरह के आणविक स्पंज जैसा लगता है। क्या मेरी समझ सही है? एकदम सटीक इमेज है ये। MOF असल में मेटल आयनों और कार्बनिक अणुओं को जोड़कर बनाए गए 3D ढांचे होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनके भीतर अनगिनत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। अच्छा। अगर आप सिर्फ 1 ग्राम MOF लें और उसके अंदर की पूरी सतह को खोलकर बिछा दें तो वो एक पूरे फुटबॉल के मैदान जितनी बड़ी हो सकती है। 1 ग्राम में इतना बड़ा सरफेस एरिया? ये तो सच में कमाल है। जी, और इस विशाल सतह के कारण ही ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों को सोखने या हवा की नमी से पीने का पानी निकालने में बहुत कारगर हैं। ये हाइड्रोजन जैसे क्लीन फ्यूल को स्टोर करने में भी मदद कर सकते हैं। तो एक तरफ हम क्वांटम सर्किट से अपनी कंप्यूटिंग पावर बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ इन आणविक स्पंजों से जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौती का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। बहुत ही शानदार। और अगर हम शांति और अर्थशास्त्र की बात करें तो यहाँ भी हमें दुनिया को बेहतर बनाने के अलग-अलग तरीके देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। शांति का नोबेल पुरस्कार इस बार वेनेजुएला की मारिया कोरिना माचाडो को दिया गया है। स्रोत बताते हैं कि ये पुरस्कार उन्हें तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण बदलाव लाने के उनके अथक संघर्ष के लिए मिला है। जी, यहाँ ज्यूरी स्पष्ट रूप से उस संघर्ष को मान्यता दे रही है जो बिना किसी हिंसा के एक राजनीतिक व्यवस्था को दूसरी व्यवस्था में बदलता है। हाँ, मतलब शांति का मतलब केवल युद्ध का ना होना नहीं है। एकदम सही। शांति एक सक्रिय निर्माण है जहाँ लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए जमीनी स्तर पर काम किया जाता है। मारिया कोरिना माचाडो का काम ये दिखाता है कि अहिंसा सबसे शक्तिशाली उपकरण हो सकती है। और इसी विचार को अगर हम अर्थशास्त्र के नजरिए से देखें तो 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये अमेरिका के जोएल मोकियर, फ्रांस के फिलिप अगियन और कनाडा के पीटर हॉविट को मिला है। जी, और उन्हें ये उनके नवाचार संचालित आर्थिक विकास के सिद्धांत के लिए दिया गया है। तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये है कि आने वाले कल की जो अर्थव्यवस्थाएं होंगी वो कारखानों या भारी पैसे पर नहीं बल्कि नए आइडियाज पर निर्भर करेंगी? बिल्कुल, ये अर्थशास्त्र में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। पहले माना जाता था कि इकोनॉमी में बस पैसा और लेबर डालते रहो तो विकास होगा, लेकिन इन अर्थशास्त्रियों ने साबित किया है कि एक बिंदु के बाद केवल पूंजी से विकास रुक जाता है। अच्छा, मतलब बिना इनोवेशन के ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। हाँ, निरंतर विकास के लिए इनोवेशन जरूरी है। ये रचनात्मक विनाश की प्रक्रिया है जहां नई तकनीक पुरानी की जगह ले लेती है, जैसे कि स्मार्टफोन ने टेलीफोन बूथ को पूरी तरह खत्म कर दिया। सही बात है। ये सिद्धांत साबित करता है कि मानव मस्तिष्क की सोचने और नया रचने की क्षमता ही किसी देश का सबसे कीमती संसाधन है। और इसी मानवीय मस्तिष्क की जटिलता को साहित्य का नोबेल सेलिब्रेट करता है। इस बार हंगरी के लाज़रो क्रास्नोहॉरकाई को साहित्य का नोबेल मिला है। हाँ, इनके सम्मान का जो कारण बताया गया है वो मुझे बहुत गहरा लगा। उन्हें उनकी दूरदर्शी साहित्यिक रचनाओं के लिए चुना गया जो सर्वनाश के आतंक के बीच कला की शक्ति को पुनर्स्थापित करती हैं। देखिए, जब हम सर्वनाश के आतंक की बात करते हैं तो ये आज के समय में बहुत रेलेवेंट है। चाहे वो क्लाइमेट क्राइसिस हो या वैश्विक युद्ध हो, ऐसे समय में लाज़लो का साहित्य याद दिलाता है कि कला में वो ताकत है जो हमें जोड़े रखती है। बिल्कुल, विज्ञान के कठोर सिद्धांतों से लेकर कला की इस गहरी संवेदना तक ये जो नोबेल की लिस्ट है वो बहुत कुछ सिखाती है। अब हम एक दूसरे टॉपिक की ओर मुड़ते हैं जो एग्जाम्स में अक्सर वन लाइनर के रूप में पूछा जाता है। जी, आप सौंदर्य प्रतियोगिताओं यानी ब्यूटी पेजेंट्स की बात करें। हाँ, 2024-25 की इन प्रतियोगिताओं में भी अब सिर्फ पारंपरिक पैमाने नहीं बल्कि तकनीक और विविधता का बहुत बड़ा रोल आ गया है। ये बदलाव बहुत स्पष्ट है। एक समय था जब ब्यूटी पेजेंट्स एक खास तरह के रंग रूप तक सीमित थे, लेकिन अब प्रतिनिधित्व की एक नई लहर है। एकदम। और इसमें भारतीय प्रतिनिधित्व का तो बहुत ही शानदार दबदबा रहा है। थाईलैंड में जो 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 हुई, वहां मेक्सिको की फातिमा बॉश ने खिताब जीता। जी, और वहां भारत का प्रतिनिधित्व मनिका विश्वकर्मा ने किया, जो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 भी हैं। बिल्कुल। इसी तरह मिसेस यूनिवर्स 2025 का ताज उत्तर प्रदेश के नोएडा की रहने वाली शेरी सिंह के पास गया। ये भी बहुत गर्व की बात है। और भारत के हैदराबाद में जो 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजित हुई, वो थाईलैंड की ओपला सुचाता च्वांगश्री ने जीती।
वहाँ नंदिनी गुप्ता ने भारत को रिप्रेजेंट किया था। हाँ, इसके अलावा मिस इंडिया यूएसए 2025 भारतीय अमेरिकी कैरोलिन सेंडर नील बनी। और अगर हम मिस यूनिवर्स 2024 की बात करें तो वो डेनमार्क की विक्टोरिया कजेर्थ हेलविग ने जीती थी। इस पूरे लिस्ट में एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम है जो स्टूडेंट्स को नोट करना चाहिए। वो है तिसोंगो गिलमाई का, जिन्होंने मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता। अच्छा, इनकी क्या विशेषता रही इस बार? स्रोतों के अनुसार वो ये खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला है। तो ये केवल एक व्यक्तिगत जीत नहीं है, बल्कि पीढ़ियों से चले आ रहे उन संकीर्ण पैमानों को तोड़ने का प्रतीक है। ये तो सच में बहुत पॉजिटिव बदलाव है। लेकिन इसी साल एक ऐसा खिताब भी दिया गया है जो मुझे थोड़ा असहज करता है, और वो है दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब। जी, ये खिताब मोरक्को की केंजा लैली को मिला है। हाँ, और केंजा असल में कोई इंसान है ही नहीं, वो तो एआई द्वारा घड़ी गई एक डिजिटल छवि है। यहाँ मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ। एक तरफ हम इंसान की असली विविधताओं का जश्न मना रहे हैं, और दूसरी तरफ हम एक ऐसे कंप्यूटर कोड को ताज पहना रहे हैं जिसमें कोई खामी ही नहीं है। आपका सवाल बहुत लाजमी है। क्या ये इस बात का संकेत नहीं है कि हम मानवीय कमियों को स्वीकार करने के बजाय अब परफेक्शन के लिए एल्गोरिथम पर निर्भर होने लगे? देखिए, अगर समाजशास्त्र के नजरिए से सोचें तो ये एक दोधारी तलवार है। एक तरफ हम कह सकते हैं कि मिस एआई डिजिटल आर्ट और कोडिंग का एक नया शिखर है। ये उस अवतार की नहीं, बल्कि उसे बनाने वाले क्रिएटर्स की कला का जश्न है। हाँ, तकनीकी रूप से तो ये एक उपलब्धि ही है। लेकिन दूसरी तरफ आपका तर्क बिल्कुल सही है कि ये एक अवास्तविक दबाव पैदा कर सकता है। जब युवा एक ऐसे अवतार को सुंदरता का मानक मानेंगे जो कभी थकता नहीं या जिसके चेहरे पर कोई दाग नहीं होता, तो ये मानवीय मनोविज्ञान के लिए खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। तकनीक अब केवल हमारे काम नहीं कर रही, बल्कि वो हमारी सेल्फ इमेज को भी चुनौती दे रही है। खैर, परफेक्शन की इस कृत्रिम दुनिया से निकलकर अब हम उस जगह चलते हैं जहां इंसान की असली खामियों को ईमानदारी से दिखाया जाता है। जी, आप सिनेमा की बात कर रहे हैं। ऑस्कर, बाफ्टा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और कांस से हमारे पास इस बार की बहुत ही दिलचस्प लिस्ट है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में इस बार रियलिटी का काफी बोलबाला रहा है। 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 में फिल्म अनोरा का दबदबा रहा। एकदम। अनोरा ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब तो जीता ही, साथ ही शॉन बेकर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और माइकी मैडिसन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर भी मिला। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान एड्रियन ब्रोडी को फिल्म द ब्रूटलिस्ट के लिए मिला। मतलब ये वो फिल्में हैं जो इंसान के आंतरिक संघर्षों को दिखाती हैं। और अगर हम बाफ्टा 2026 की बात करें, जो कि 79वां संस्करण था, वहां भी यही गहराई दिखी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी एक के बाद एक लड़ाई, और इसके लिए पॉल थॉमस एंडरसन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया। बाफ्टा में अभिनय के क्षेत्र में रॉबर्ट एरामाओ को मैकदमों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और जेसी बकली को हैमनेट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला। इन दोनों मंचों पर एक बात कॉमन रही कि वैश्विक जूरी अब बड़े सेट्स के बजाय किरदारों की साइकोलॉजिकल डेप्थ को ज्यादा वैल्यू दे रही है। और स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे खुशी की बात है वो ये कि इस वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व भी बहुत मजबूत रहा है। ऑस्कर में भारतीय लघु फिल्म अनुजा को सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया। जी, और ऑस्कर 2025 के लिए किरण राव की लापता लेडीज को भारत के आधिकारिक प्रविष्टि चुना गया था। इसके साथ ही अगले साल यानी ऑस्कर 2026 के लिए नीरज गवन की होम बाउंड को भारत की प्रविष्टि के रूप में सिलेक्ट किया गया है। बिल्कुल। और बाफ्टा में तो फरहान अख्तर की मणिपुरी भाषा की फिल्म बूंग ने बाकायदा अवार्ड ही जीत लिया है। एक मणिपुरी फिल्म का बाफ्टा जीतना ये बताता है कि कहानी जितनी अपनी मिट्टी से जुड़ी होगी, उसकी ग्लोबल अपील उतनी ही ज्यादा होगी। एकदम सही कहा। और अगर हम भारत के अपने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 को देखें, तो वहां भी बहुत कमाल की विविधता नजर आती है। हाँ, वहाँ विधु विनोद चोपड़ा की 12वीं फेल को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और यशवर्धन मिश्रा की कटहल को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म चुना गया। इसके अलावा सुदीप्तो सेन को द केरला स्टोरी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, और रानी मुखर्जी फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी। लेकिन इस बार नेशनल अवार्ड्स में सबसे ज्यादा चर्चा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार की रही। ये पुरस्कार शाहरुख खान को जवान के लिए और विक्रांत मैसी को 12वीं फेल के लिए संयुक्त रूप से दिया गया है। जी, ये बहुत ही दिलचस्प फैसला था जूरी का। वही तो, मतलब एक तरफ जवान है जो लार्जर देन लाइफ एक्शन और फैंटेसी है, और दूसरी तरफ 12वीं फेल है जो एक स्टूडेंट के पसीने और जमीनी यथार्थ को दिखाती है। यहाँ जूरी का विजन क्या हो सकता है? देखिए, ये जूरी का एक बहुत ही संतुलित नजरिया है।
वो ये मान रहे हैं कि एक अभिनेता जो लाखों की भीड़ को थिएटर तक खींचकर उन्हें मास एंटरटेनमेंट देता है, उसकी कला का भी उतना ही महत्व है जितना उस अभिनेता का जो आपको अपने सूक्ष्म अभिनय से रुला देता है। बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। और इसी तरह की मान्यता 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में भी देखने को मिली। हाँ, कांस में पाल्मे ड्योर यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट को मिला। और वैगनर मोरा को द सीक्रेट एजेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, जबकि नादिया मिलिटी को द लिटिल सिस्टर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया। का फिल्मों सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बने और हसन हादी को उनकी पहली फिल्म के लिए कैमरा डियोर दिया गया। और हाँ, वहाँ लघु फिल्म आई एम ग्लैड यू आर डेड नाउ की भी काफी चर्चा रही। कांस हमेशा से मानवीय कमजोरियों को बिना किसी फिल्टर के पेश करने का समर्थक रहा है। सिनेमा भले ही वास्तविकता को कितना भी करीब से दिखाए, लेकिन वो रहता तो एक पर्दा ही है। अब हमें उस अवार्ड की बात करनी चाहिए जहां कोई कैमरा नहीं होता, कोई लाल कालीन नहीं होता। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं 67वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 की। ये भी एग्जाम्स का एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, जिसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। जी, ये उन लोगों को दिया जाता है जो समाज के सबसे अंधेरे कोनों में रोशनी ले जा रहे हैं। और इस साल भारत की एजुकेट गर्ल संस्था ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय संस्था बन गई है। हाँ, ये संस्था जमीनी स्तर पर घर घर जाकर ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी बच्ची शिक्षा से वंचित ना रहे। इसी तरह मालदीव की शाहीना अली को प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए सम्मानित किया गया है। मालदीव जैसे डूबने की कगार पर खड़े द्वीप राष्ट्र के लिए तो ये उनके अस्तित्व की ही लड़ाई है। सही बात है। और फिलीपींस के विलानुएवा को मनीला के गरीबों के उत्थान और उन्हें सम्मान दिलाने के प्रयासों के लिए मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। इन कार्यों को देखकर एक बात स्पष्ट होती है कि जहां ऑस्कर कला का जश्न मनाता है और नोबेल वैज्ञानिक सिद्धांतों का जश्न मनाता है, वहीं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सीधे सोशल इम्पैक्ट को सेलिब्रेट करता है। हाँ, मतलब जब एजुकेट गर्ल्स का कोई वर्कर गांव में जाकर माता पिता को अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए मनाता है, तो वो कोई लैब में प्रयोग नहीं कर रहा होता, वो सीधे एक पुरानी सामाजिक सोच से लड़ रहा होता है। बिल्कुल, मैग्सेसे पुरस्कार इसी मानवीय साहस को मान्यता देता है और स्टूडेंट्स को ये अंतर समझना बहुत जरूरी है ताकि वो मेंस में अच्छे आंसर्स लिख सकें। क्या बात है। तो अगर हम आज के इस पूरे बिहार मैटर्स के सेशन को समराइज करें, तो हमने देखा कि क्वांटम फिजिक्स कैसे काम कर रही है और कैसे शरीर के इम्यून सिस्टम को नई ट्रेनिंग दी जा रही है। और हमने ये भी समझा कि कैसे सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि नए आइडियाज से इकोनॉमी चलेगी। हाँ, हमने ऑस्कर और नेशनल अवार्ड्स की विविधता को समझा, मिस एआई के डिजिटल अवतार पर चर्चा की और अंत में उन सामाजिक नायकों के जज्बे को महसूस किया जो दुनिया को असल में बेहतर बना रहे हैं। ये सभी पुरस्कार मिलकर एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करते हैं। वो क्या? सवाल ये है कि आज हमने जिन पुरस्कारों पर चर्चा की वो बताते हैं कि वर्तमान समाज किसे पुरस्कृत कर रहा है, लेकिन जरा सोचिए, जब एआई और तकनीक हमारी कला और साहित्य में और गहराई से घुस जाएगी तो क्या हमें उपलब्धि की अपनी परिभाषाओं को बदलना पड़ेगा? ये तो है। मतलब क्या भविष्य के नोबेल या ऑस्कर किसी मशीन और इंसान के बीच बांटे जाएंगे? ये एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न है। बिल्कुल, और स्टूडेंट्स को भी सेल्फ स्टडी के दौरान इस तरह के विश्लेषणात्मक पहलुओं पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको इन सारे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स का अच्छे से रिवीजन करना है। हम इस चर्चा को इसी विचार के साथ विराम देते हैं। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। दिस इज बिहार मैटर्स साइनिंग ऑफ।